कक्षा 12 समाजशास्त्र अध्याय 4 ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। भारतीय समाज प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज ही है। हालांकि यहाँ नगरीकरण बढ़ रहा है। भारत के बहुसंख्यक लोग गांव में ही रहते हैं। 67% ये 2001 की जनगणना के अनुसार आंकड़े दिए जा रहे हैं। उनका जीवन कृषि अथवा उससे संबंधित व्यवसाय से चलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत से भारतीयों के लिए भूमि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। भूमि संपत्ति का एक महत्वपूर्ण प्रकार भी है, लेकिन भूमि न तो केवल उत्पादन का साधन है और न ही केवल संपत्ति का एक प्रकार, न कि केवल कृषि है जो कि उनके जीविका का एक प्रकार है, यह जीने का एक तरीका भी है। हमारी बहुत सी सांस्कृतिक रस्मों और उनकी प्रकार में कृषि की पृष्ठभूमि होती है। आप पिछले पाठों में आप याद कीजिए कि कैसे संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तन घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नववर्ष के त्यौहार, जैसे तमिलनाडु में पोंगल, आसाम में बिहू, पंजाब में बैसाखी, कर्नाटक में उगाड़ी, ये सब मुख्य रूप से फसल काटने के समय मनाए जाते हैं और नए कृषि मौसम के आने की घोषणा करते हैं। कुछ अन्य कृषि संबंधित त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये तस्वीरें देखें आप, विविध प्रकार के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में विविध स्थानों पर विविध प्रकार के त्यौहार कृषि से जुड़े हुए हैं, जिनको हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कृषि एवं संस्कृति के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। हमारे देश में कृषि की प्रकृति और अभ्यास प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न तरह का मिलेगा। ये भिन्नताएं विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों में बिंबित होती हैं। आप कह सकते हैं कि ग्रामीण भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना दोनों कृषि और कृषक जीवन पद्धति से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या के लिए कृषि जीविका का एकमात्र महत्वपूर्ण स्रोत या साधन है, लेकिन ग्रामीण सिर्फ कृषि ही नहीं है। बहुत से ऐसे क्रियाकलाप हैं जो कृषि और ग्राम्य जीवन की मदद के लिए हैं और वे ग्रामीण भारत में लोगों के जीविका के स्रोत हैं। जैसे बहुत से ऐसे कारीगर या दस्तकार जैसे कुम्हार, खाती, जुलाहे, लुहार एवं सुनार भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा और खंड हैं। औपनिवेशिक काल से ही वे संख्या में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आपने पहले अध्याय में पढ़ ही लिया है कि कैसे मशीन से बने सामानों के आगमन से उनकी हाथ से बनी हुई वस्तुओं का स्थान ले लिया। बहुत से अन्य विशेषज्ञ एवं दस्तकार जैसे कहानी सुनाने वाले, ज्योतिष, पुजारी, विस्ती एवं तेली इत्यादि भी ग्रामीण जीवन में लोगों को सहारा देते हैं। ग्रामीण भारत में व्यवसायों की भिन्नता यहाँ की जाति व्यवस्था में प्रतिबिंबित होते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञ और अपनी सेवाएं देने वाले धोबी, कुम्हार एवं सुनार इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इनमें से कुछ परंपरागत व्यवसाय आज टूट रहे हैं, लेकिन ग्रामीण नगरीय आर्थिकी के परस्पर अंतः संबंध से कई व्यवसाय गाँव में आ रहे हैं। बहुत से लोग गाँव में रहते हैं, नौकरी करते हैं या उनकी जीविका ग्रामीण अकृषि क्रियाकलापों पर आधारित है। उदाहरण के लिए बहुत से गांवों में रहने वाले लोग सरकारी नौकरी जैसे डाकखाने में, शिक्षा विभाग में, कारखाने में कामगार या सेना की नौकरी करते हैं। उनकी जीविका अकृषि क्रियाकलापों से चलती है। कि क्रियाकलाप विद्यार्थियों के लिए आपके क्षेत्र में मनाए जाने वाले ऐसे किसी महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में सोचिए जिसका संबंध फसलों या कृषि जीवन से है। इस त्यौहार में शामिल विभिन्न रीति रिवाजों का क्या अभिप्राय है और वे कृषि के साथ कैसे जुड़े हैं। भारत में बहुत से ऐसे कस्बे और शहर बढ़ रहे हैं जिनके चारों ओर गांव है। क्या आप किसी ऐसे शहर या कस्बे के बारे में बता सकते हैं जो गांव था या ऐसा क्षेत्र जो पहले कृषि भूमि था? इस स्थान के विकसित होने के बारे में आप क्या सोचते हैं और उन लोगों का क्या हुआ जिनकी जीविका इस भूमि से चलती थी? ये तस्वीर देखें आप ग्रामीण परिवेश की, किस प्रकार से सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस चित्र अपने आप में बहुत सी चीजें अपने में समेटे हुए हैं। कृषि संरचना ग्रामीण भारत में जाति एवं वर्ग। ग्रामीण समाज में कृषि योग्य भूमि ही जीविका का एकमात्र महत्वपूर्ण साधन और संपत्ति का एक प्रकार है, लेकिन किसी विशिष्ट गांव या किसी क्षेत्र में रहने वालों के बीच इसका उचित विभाजन नहीं है।
नहीं सभी के पास भूमि होती है। वास्तव में भूमि का विभाजन घरों के बीच बहुत असमान रूप से होता है। भारत के कुछ भागों में अधिकांश लोगों के पास कुछ न कुछ भूमि होती है। अक्सर जमीन का बहुत छोटा टुकड़ा होता है। कुछ दूसरे भागों में 40 से 50% परिवारों के पास कोई भूमि नहीं होती है। इसका अर्थ हुआ कि उनकी जीविका या तो कृषि, मजदूरी या अन्य प्रकार के कार्यों से चलती है। इसका सहज अर्थ हुआ कि कुछ थोड़े परिवार बहुत अच्छी अवस्था में हैं। बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा के ऊपर या नीचे होते हैं। उत्तराधिकार के नियमों और पितृवंशीय नातेदारी व्यवस्था के कारण भारत के अधिकांश भागों में महिलाएं जमीन की मालिक नहीं होती हैं। कानून महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी दिलाने में सहायक होता है। वास्तव में उनके पास बहुत सीमित अधिकार होते हैं। परिवार का हिस्सा होने के नाते भूमि पर अधिकार होता है, जिसका कि मुखिया एक पुरुष होता है। भूमि स्वामित्व के विभाजन एवं संरचना संबंध के लिए अक्सर कृषक संरचना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि ही उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भूमि रखना ही ग्रामीण वर्ग संरचना को आकार देता है। कृषि उत्पादन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका का निर्धारण मुख्य रूप से भूमि पर आपके अभिगमन से होता है। मध्यम और बड़ी जमीनों के मालिक साधारणतः कृषि से पर्याप्त अर्जन ही नहीं बल्कि अच्छी आमदनी भी कर लेते हैं। हालांकि यह फसलों के मूल्य पर निर्भर करता है कि जो कि बहुत अधिक घटता बढ़ता रहता है। साथ ही अन्य कारणों जैसे मानसून पर भी निर्भर करता है। लेकिन कृषि मजदूरों का अक्सर न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम दिया जाता है और वे बहुत कम कमाते हैं। उनकी आमदनी न्यूनतम होती है, उनका रोजगार असुरक्षित होता है। अधिकांश कृषि मजदूर रोजाना दिहाड़ी कमाने वाले होते हैं और वर्ष में बहुत से दिन उनके पास कोई काम नहीं होता है। इसे बेरोजगारी कहते हैं। समान रूप से काश्तकार या पट्टेधारी कृषक जो भूस्वामी से जमीन पट्टे पर लेता है की आमदनी मालिक कृषकों से कम होती है, क्योंकि वह जमीन के मालिक को यथेष्ट किराया चुकाता है। साधारणतः फसल से होने वाली आमदनी का 50 से 75% कृषक समाज को उसकी वर्ग संरचना से ही पहचाना जाता है। परंतु हमें यह भी अवश्य याद रखना चाहिए कि यह जाति व्यवस्था के द्वारा संरचित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाति और वर्ग के संबंध बड़े जटिल होते हैं। संबंध हमेशा स्पष्टवादी नहीं होते। हम प्रायः यह सोचते हैं कि उच्च जाति वाले के पास अधिक भूमि और आमदनी होती है और यह कि जाति और वर्ग में पारस्परिकता है, उनका संतरण नीचे की ओर होता है। कुछ क्षेत्रों में यह मोटे तौर पर सही है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। जैसे कई जगहों पर सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण बड़े भूस्वामी नहीं है, अतः वे कृषक संरचना से भी बाहर हो गए, हालांकि वे ग्रामीण समाज के अंग है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में भूस्वामित्व वाले समूह के लोग शूद्र या क्षत्रिय वर्ग के हैं। प्रत्येक क्षेत्र में सामान्यतः एक या दो जातियों के लोग ही भूस्वामी होते हैं। वे संख्या के आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवासन ने ऐसे लोगों की प्रबल जाति का नाम दिया। प्रत्येक क्षेत्र में प्रबल जाति समूह काफी शक्तिशाली होता है। आर्थिक और राजनीतिक रूप से वह स्थानीय लोगों पर प्रभुत्व बनाए रखता है। उत्तर प्रदेश जाट और राजपूत, कर्नाटक के ओकालिगास और लिंगायत, आंध्र प्रदेश के कम्मास और रेड्डी और पंजाब के जाट सिख प्रबल भूस्वामी समूह के उदाहरण हैं। सामान्यतः प्रबल भूस्वामियों के समूह में मध्य और ऊंची जातीय समूह के लोग आते हैं। अधिकांश सीमांत किसान और भूमिहीन लोग निम्न जाति समूह के होते हैं। दफ्तरी वर्गीकरण के अनुसार ये लोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा पिछड़े अन्य वर्ग के होते हैं। भारत के कई भागों में पहले अछूत अथवा दलित जाति के लोगों को भूमि रखने का अधिकार नहीं था। वे अधिकांशतः प्रबल जाति के भूस्वामी समूह के लोगों के यहाँ कृषि मजदूर रहते थे। इसमें एक मजदूर सेना बनी जिसके भूस्वामियों ने खेत जुतवाकर कृषि करवाई और ज्यादा लाभ कमाया। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कृषि उत्पादन और कृषक संरचना के बीच एक सीधा संबंध होता है। ऐसे से जहाँ सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होती है, जहाँ काफी वर्षा होती है, जहाँ सिंचाई के कृत्रिम साधनों जैसे चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्र जो नदी के मुहाने डेल्टा पर होते हैं, जैसे तमिलनाडु में कावेरी बेसिन, वहाँ गहन कृषि के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यहाँ बहुत असामान्य कृषक संरचना विकसित हुई। बड़ी संख्या में भूमिहीन मजदूर जो कि अधिकांशतः बंधुआ और निम्न जाति के होते हैं, इस क्षेत्र की कृषि संरचना के लक्षण थे। जाति और वर्ग का अनुपात अच्छा नहीं था, अर्थात विशिष्ट अर्थ में सबसे अच्छी जमीन और साधन उच्च व मध्य जातियों के पास थी। शक्ति एवं विशेषाधिकार भी। इसका महत्वपूर्ण हितार्थ ग्रामीण आर्थिकी एवं समाज पर होता है। देश के अधिकतर क्षेत्रों में एक स्वत्वाधिकारी जाति के पास सभी महत्वपूर्ण साधन है और सभी मजदूरों पर उनका नियंत्रण है ताकि वे उनके लिए काम करें। उत्तरी भारत के कई भागों में कभी भी बेगार और मुफ्त मजदूरी जैसी पद्धति प्रचलन में है। गांव के जमींदार या भूस्वामी के यहाँ निम्न जाति समूह के सदस्य
वर्ष में कुछ निश्चित दिनों तक मजदूरी करते हैं। इसी तरह संसाधनों की कमी और भूस्वामी की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सहायता लेने के लिए बहुत से गरीब कामगार पीढ़ियों से उनके यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। गुजरात में इस व्यवस्था को हलपत के नाम से जाना जाता है। ब्रेमेन 1974 और कर्नाटक में इसे जीता कहते हैं। हालांकि कानून में इस तरह की व्यवस्थाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन वे कई क्षेत्रों में अभी भी चल रही। उत्तरी बिहार के एक गांव में अधिकतर भूस्वामी भूमिहार हैं। यह भी एक प्रबल जाति है। विद्यार्थियों के लिए सोचिए कि आपने जाति व्यवस्था के बारे में क्या सीखा। कृषक या ग्रामीण वर्ग संरचना और जाति के मध्य पाए जाने वाले विभिन्न संबंधों को वर्गीकृत कीजिए। इनके संसाधनों, मजदूरी और व्यवसाय की विभिन्नता के साथ विवेचना कीजिए। भूमि सुधार का परिणाम। औपनिवेशिक काल भारत में ऐतिहासिक कारणों से कुछ क्षेत्र मात्र एक या दो मुख्य समूहों के प्रभुत्व में रहे, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि कृषक संरचना पूर्व औपनिवेशिक से औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के पश्चात बृहद रूप से में परिवर्तित होती रही, जबकि वही प्रबल जाति पूर्व औपनिवेशिक काल में भी कृषक जाति थी। वे प्रत्यक्ष रूप में जमीन के मालिक नहीं थे। इनके स्थान पर शासन करने वाले समूह जैसे कि स्थानीय राजा या जमींदार, भूस्वामी जो अपने क्षेत्र में राजनीतिक रूप से शक्तिशाली थे, सामान्यतः क्षत्रिय या उच्च जाति के होते थे, भूमि पर नियंत्रण रखते थे। किसान अथवा कृषक जो कि उस भूमि पर कार्य करता था, वो फसल का एक पर्याप्त भाग उन्हें देता था। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में आए तो उन्होंने कई क्षेत्रों में इन स्थानीय जमींदारों द्वारा ही काम चलवाया। उन्होंने जमींदारों को संपत्ति के अधिकार भी दे दिए। ब्रिटिश लोगों के लिए काम करते हुए उन्हें जमीन पर पहले से ज्यादा नियंत्रण मिला। हालांकि औपनिवेशिकों ने कृषि भूमि पर बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया था। जमींदार कृषक से टैक्स के रूप में जितनी ज्यादा उपज और पैसा ले सकते थे ले लेते थे। जमींदारी व्यवस्था का एक परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश के काल के दौरान कृषि उत्पादन कम होने लगा। जमींदारों ने किसानों को अपने दबाव से पीस डाला और साथ ही बार बार पड़ने वाले अकाल और युद्ध ने जनता को एक तरह से मार डाला। औपनिवेशिक भारत में बहुत से जिलों का प्रशासन जमींदारी व्यवस्था द्वारा चलता था। अन्य क्षेत्रों में यह सीधा ब्रिटिश शासन के अधीन था, जिसमें भू प्रबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा होता था। तेलुगु में रैयत का अर्थ है कृषक। इस व्यवस्था में जमींदार के स्थान पर वास्तविक कृषक वे खुद बहुत जमींदार होते थे, न कि कृषक ही टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार होते थे। क्योंकि औपनिवेशिक सरकार सीधा किसानों या भूस्वामियों से ही सरोकार रखती थी, न कि किसी लॉर्ड के द्वारा। इसमें टैक्स का भार कम होता था और कृषकों को कृषि में निवेश करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलता था। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन हुआ और वे संपन्न हुए। औपनिवेशिक भारत में जमीन के टैक्स देने की एक पृष्ठभूमि आप अपने इतिहास के पुस्तक में इस बारे में ज़्यादा जान पाएंगे। वर्तमान भारत में कृषक संरचना का अध्ययन करते हुए ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वर्तमान संरचना में महत्वपूर्ण एक श्रृंखला के रूप में आने शुरू हो गए हैं। स्वतंत्र भारत। भारत के स्वतंत्र होने के बाद नेहरू और उनके नीति सलाहकारों ने नियोजित विकास कार्यक्रमों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। कृषि के सुधारों के साथ ही साथ औद्योगिकीकरण भी इसमें शामिल था। नीति निर्माताओं ने उस समय भारत की निराशाजनक कृषि स्थिति पर अपने जवाबी मुद्दे बताए। इसमें शामिल किए गए मुख्य मुद्दे थे पैदावार का कम होना, आयातित अनाज पर निर्भरता और ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग में गहन गरीबी का होना। कृषि के उन्नति के लिए कृषक संरचना में महत्वपूर्ण सुधार किए जाए और विशेष रूप से भूस्वामी एवं भूमि के बंटवारे की व्यवस्था में भी सुधार किए जाए। सन 1950 से 1970 के बीच में भूमि सुधार कानूनों को एक श्रृंखला शुरू किया गया। इसे राष्ट्रीय स्तर के साथ राज्य स्तर पर भी चलाया गया। इसका इरादा इन परिवर्तनों को लाने का था। विधेयक में पहला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना। इससे उन बिचौलियों की फौज समाप्त हो गई जो कि कृषक और राज्य के बीच में थी। भू सुधार के लिए पास किए गए कानूनों में संभवतः सबसे अधिक प्रभावशाली कानून था। यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भूमि पर जमींदारों के उच्च अधिकारों को दूर करने में और उनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों को कम करने में सफल रहा। निश्चित रूप से यह बिना संघर्ष के नहीं हो सकता था, लेकिन इसमें अंतोगत्वा वास्तविक भूस्वामियों एवं स्थानीय कृषकों की स्थिति को मजबूत कर दिया। हालांकि जमींदारी उन्मूलन ने भू सामंतवाद या पट्टेदारी या साझा कृषि व्यवस्था को पूरी तरह साफ नहीं किया। यह कई क्षेत्रों में चलता रहा। कृषक संरचना की बहुआयामी परतों में फैला हुआ भूमि सामंतवाद केवल सबसे ऊपर वाली परतों में ही समाप्त हुआ। भू सुधार के कानूनों के अंतर्गत अन्य मुख्य कानून था पट्टेदारी का उन्मूलन और नियंत्रण या नियमन अधिनियम। उन्होंने या तो पट्टेदारी
को पूरी तरह से हटाने का प्रयत्न किया या किराए के नियम बनाए ताकि पट्टेदार को कुछ सुरक्षा मिल सके। अधिकतर राज्यों में यह कानून कभी भी प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल और केरल में कृषक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन आए, जिससे पट्टेदार को भूमि के अधिकार दिए गए। भूमि सुधार की तीसरी मुख्य श्रेणी में भूमि की हदबंदी अधिनियम थे। इस कानून के तहत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने का उच्चतम सीमा तय कर दी गई। प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी भूमि के प्रकार, उपज और अन्य इसी प्रकार के कारकों पर निर्भर थी। बहुत अधिक उपजाऊ जमीन की हदबंदी कम थी। अधिक अनुपजाऊ बिना पानी वाली जमीन की हदबंदी अधिक सीमा तक थी। यह संभवतः राज्यों का कार्य था। वह निश्चित करे कि अतिरिक्त भूमि हदबंदी सीमा से ज्यादा को वह अधिग्रहित कर ले और उसे भूमिहीन परिवारों को तय की गई श्रेणी के अनुसार पुनः विकसित करते, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में। परंतु अधिकांश राज्यों में ये अधिनियम दंत विहीन साबित हुए। इसमें बहुत से ऐसे बचाव के रास्ते और युक्तियां थीं जिससे परिवार और घरानों ने अपनी भूमि को राज्यों को देने से बचा लिया था। हालांकि कुछ बड़ी जागीर या जायदादों स्टेट को तोड़ दिया गया, लेकिन अधिकतर मामलों में भू स्वामियों ने अपनी भू रिश्तेदारों या लोगों के बीच विभाजित कर दी। इसमें उनके नौकर के नाम भी तथाकथित बेनामी बदल दी गई, जिसमें उन्हें जमीन पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। वास्तव में उनके नाम नहीं किया गया। कुछ स्थानों पर कुछ अमीर किसानों ने अपनी पत्नी को वास्तविक में तलाक दे दिया, परंतु उसी के साथ रहते रहे। सीलिंग अधिनियम की व्यवस्था से बचने के लिए, जो कि एक अविवाहित महिला को अलग हिस्सा देने की अनुमति देता था, लेकिन पत्नियों को नहीं। कृषक संरचना पूरे देश में बहुत ही भिन्न स्तर पर मिलती है। विभिन्न प्रकार के विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार की प्रगति भी असमान रूप से हुई। मोटे तौर पर कहें तो कहा जा सकता है कि हालांकि इसमें औपनिवेशिक काल से अब तक वास्तव परिवर्तन है, लेकिन अभी भी बहुत असमानता बची हुई है। इस संरचना ने कृषि संबंधी उपज पर ध्यान खींचा। भूमि सुधार न केवल कृषि उपज को अधिक बढ़ाने के लिए, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी हटाने और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए जो क्रियाकलाप है, भूदान आंदोलन के बारे में जाने, ऑपरेशन बारगा के बारे में जाने और इस पर विद्यार्थी आपस में चर्चा करें। हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणाम। हमने देखा है कि अधिकतर क्षेत्रों में भू सुधार का ग्रामीण समाज तथा कृषक संरचना पर एक सीमित प्रभाव है। इसके विपरीत 1960-70 के दशकों की हरित क्रांति द्वारा उन क्षेत्रों में जहां यह प्रभावशाली रही, महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। इसके लिए आर्थिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई थी तथा यह अधिक उत्पादकता वाले अथवा संकर बीजों के साथ कीटनाशकों, खादों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश देने पर केंद्रित थी। हरित क्रांति कार्यक्रम केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू किया गया था जहां सिंचाई का समुचित प्रबंध था, क्योंकि नए बीजों तथा कृषि पद्धति हेतु समुचित जल की आवश्यकता थी। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से गेहूं तथा चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों पर ही लक्षित था। परिणाम स्वरूप हरित क्रांति पैकेज की प्रथम लहर केवल कुछ क्षेत्रों में, जैसे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के हिस्सों में ही चली। इन क्षेत्रों में त्वरित सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों ने समाजशास्त्रियों द्वारा हरित क्रांति के बारे में श्रृंखलाबद्ध अध्ययनों तथा जोरदार वाद विवादों की बाढ़ ला दी। नई तकनीक द्वारा कृषि उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। दशकों बाद पहली बार भारत खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी बनने में सक्षम हुआ। हरित क्रांति सरकार तथा इसमें योगदान देने वाले वैज्ञानिकों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक सामाजिक और पर्यावरण के विपरीत प्रभावों की ओर हरित क्रांति के क्षेत्र का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्रियों ने संकेत किया है। हरित क्रांति के अधिकतर क्षेत्रों में मूल रूप से मध्यम तथा बड़े किसान ही नई तकनीक का लाभ उठा सके। इसका कारण यह था कि इसमें किया जाने वाला निवेश महंगा था, जिनका व्यय छोटे तथा सीमांत किसान उठाने में उतने सक्षम नहीं थे जितने कि बड़े किसान। जब कृषक मूल रूप से स्वयं के लिए उत्पादन करते थे तथा बाजार के लिए उत्पादन करने में असमर्थ होते थे, तब उन्हें जीवन निर्वाही कृषक कहा जाता था तथा आमतौर पर उन्हें कृषक की संज्ञा दी जाती थी। काश्तकार तथा किसान वे हैं जो परिवार की आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार के वे बाजार से जुड़े होते हैं। हरित क्रांति और इसके बाद होने वाले कृषि व्यापारीकरण का मुख्य लाभ उन किसानों को मिला जो बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने में सक्षम थे। इस प्रकार हरित क्रांति के प्रथम चरण 1960 तथा 1970 के दशकों में नई तकनीक के लागू होने से समाज में असमानताएं बढ़ने का आभास हुआ। हरित क्रांति की फसलें अधिक लाभ वाली थीं, क्योंकि
इनसे अधिक उत्पादन होता था। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले किसान जिनके पास जमीन, भूमि, तकनीक तथा जानकारी थी तथा जो नए बीजों और खादों में पैसा लगा सकते थे, वे अपना उत्पादन बढ़ा सके और अधिक पैसा कमा सके। हालांकि कई मामलों में इससे पट्टेदार कृषक बेदखल भी हुए। ऐसा इसलिए कि भूस्वामियों ने अपने पट्टेदारों से जमीन वापस ले ली, क्योंकि अब सीधे कृषि कार्य करना अधिक लाभदायक था। इससे धनी किसान और अधिक संपन्न हो गए तथा भूमिहीन तथा सीमांत भूधारकों की दशा और बिगड़ गई। इसके अतिरिक्त पंजाब तथा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कृषक उपकरणों जैसे टिलर, ट्रैक्टर, थ्रेशर व हार्वेस्टर के प्रयोग में सेवा प्रदान करने वाली जातियों के उन समूहों को भी बेदखल कर दिया जो इन कृषि संबंधी क्रियाकलापों को करते थे। इस बेदखली की प्रक्रिया ने ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवसन की गति को और भी बढ़ा दिया। हरित क्रांति के अंतिम परिणित विभेदीकरण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें धनी अधिक धनी हो गए तथा कई निर्धन पूर्वत रहे या गरीब हो गए। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कई क्षेत्रों में मजदूरों की मांग बढ़ने से कृषि मजदूरों का रोजगार तथा उनकी दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी हुई। इसके अतिरिक्त कीमतों की बढ़ोतरी तथा कृषि मजदूरों के भुगतान के तरीकों में बदलाव, खाद्यान्न के स्थान पर नगद भुगतान से अधिकतर किसान मजदूरों की आर्थिक दशा खराब हो गई। हरित क्रांति के प्रथम चरण के अनुकरण में इसका दूसरा चरण वर्तमान में भारत के सूखे तथा आंशिक सिंचित क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में सूखे कृषि से सिंचित कृषि की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। साथ ही फसल के प्रतिमानों एवं प्रकारों में भी परिवर्तन आया। बढ़ते व्यापारीकरण तथा बाजार पर निर्भरता ने इन क्षेत्रों में, जैसे कि जहां कपास की खेती को प्रोत्साहित किया गया है, जीवन व्यापार की असुरक्षा को घटाने की बजाय बढ़ाया है, क्योंकि किसान जो एक समय अपने प्रयोग के लिए खाद्यान्न का उत्पादन करते थे, अब अपनी आमदनी के लिए बाजार पर निर्भर हो गए। बाजारों में कृषि में विशेषतः जब एक ही फसल उगाई जाती है तो कीमतों में कमी अथवा खराब फसल किसानों की आर्थिक बर्बादी हो सकती है। हरित क्रांति के अधिकांश क्षेत्रों में किसानों ने बहुफसली कृषि व्यवस्था, जिसमें वे जोखिम को बांट सकते थे, के स्थान पर एकल फसली कृषि व्यवस्था को अपनाया। इसका अर्थ यह था कि फसल नष्ट होने पर उनके पास निर्भरता हेतु कुछ भी नहीं है। हरित क्रांति की रणनीति की एक नकारात्मक परिणति क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि। वे क्षेत्र जहां यह तकनीक परिवर्तन हुआ अधिक विकसित हो गए, जबकि अन्य क्षेत्र पूर्वत रहे। जैसे हरित क्रांति को देश के पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों तथा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक लागू किया गया। दास 1999। इसके परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों, तेलंगाना जैसे सूखे क्षेत्रों में कृषक तुलनात्मक रूप से अविकसित रही। यही वे क्षेत्र हैं जहां सामंतवादी कृषि संरचना आज भी सुस्थापित है, जिसमें भूधारक जातियों तथा भूस्वामी निम्न जातियों, भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसानों पर अपनी सत्ता बरकरार रखे हुए हैं। जाति तथा वर्ग की तीक्ष्ण असमानताओं तथा शोषणकारी मजदूर संबंधों ने इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की हिंसा, जिसमें अंतरजातीय हिंसा सम्मिलित है, को हाल के वर्षों में बढ़ावा दिया है। अक्सर सोचा जाता है कृषि की वैज्ञानिक पद्धति की जानकारी देने से भारतीय कृषकों की दशा में सुधार होगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय कृषक सदियों से हरित क्रांति के प्रारंभ से कहीं पहले से कृषि कार्य करते आ रहे हैं। उन्हें कृषि भूमि तथा उसमें बोई जाने वाली फसलों के बारे में बहुत सघन तथा विस्तृत पारंपरिक जानकारी है। ऐसी बहुत सी जानकारी, जैसे बीजों की बहुत सी पारंपरिक किस्में जिसमें किसानों से लेकिन ने सदियों में उन्नत किया था, लुप्त होती जा रही, क्योंकि संकर तथा जैविक सुधार वाले बीजों की किस्मों को अधिक उत्पादकता वाले तथा वैज्ञानिक बीजों के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर्यावरण तथा समाज पर कृषि के आधुनिक तरीकों के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए बहुत से वैज्ञानिक तथा कृषक आंदोलन अब कृषि के पारंपरिक तरीकों तथा अधिक सावयवी बीजों के प्रयोग की ओर लौटने की सलाह दे रहे हैं। बहुत से ग्रामीण लोग स्वयं विश्वास करते हैं कि संकर किस्म पारंपरिक किस्मों से कम स्वस्थ होती है। ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन का यह अध्याय का एक भाग यहीं पर पूर्ण होता है। इसका शेष भाग अर्थात दूसरा भाग इसके अगले अंक में, इसके पूर्व हम विद्यार्थियों चर्चा कर लें कि उन्हें क्या करना है। स्थानीय मत में सावयवी उत्पाद की संपूर्णता की संकर उत्पाद के साथ तुलना की गई है। मतभावी गांव के एक बुजुर्ग महिला भार्गव हुगर ने कहा, क्या वे गेहूं, लाल सोरगम उगाते हैं, कुछ कंद और मिर्च के पौधे उगाते हैं, कपास अब सब केवल संकर है, ज्वारी सावयव स्थानीय कहाँ है, संकर पौधे और पैदा होने वाले बच्चे भी संकर होते हैं। इस पर विद्यार्थी चर्चा करेंगे और अगले भाग में हम स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समाज में परिवर्तन पर चर्चा करेंगे।